हेलो एंड वेलकम टू द शो अगेन। आज हमें ज्वाइन किया है तहसीन पूनावाला ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट sought after political commentators in the country and a very good friend of mine. Thrilled to have you, Tehseen. Thank you so much for joining today. Thrilled to be here, Sonam, and thank you so much for having me. तहसीन, आप एक बहुत ही वोकल डिफेंडर हैं कांग्रेस पार्टी के, एंड इट वोंट बी रॉन्ग टू से दैट अ vast majority of Indians doesn't necessarily align with the Congress party today. What do you think went wrong? And why do you still feel that you should be aligned with the Congress party? आप ऐसा आप ये जो सवाल पूछ रही है सोनम, वाई एम आई अलाइन टू द कांग्रेस पार्टी, ये तो दिल का रिश्ता है। तो दिल के रिश्ते पर सवाल नहीं उठते, वो तो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री पर थोड़ी ना सवाल उठता है। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है। बट जो आपका बुनियादी सवाल है कि मुझे कांग्रेस में ऐसी कौन सी बात पसंद है जो मुझे आकर्षित करती है कांग्रेस की ओर, तो दो चीज़ें। एक तो कांग्रेस जो है वो इस मुल्क में आज़ादी लाने के फोरफ्रंट में थी। एक वो दल था जिसने इस मुल्क में आज़ादी लाने का प्रयास किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जंग आज़ादी में सबसे आगे थे। और इस मुल्क में जो आज़ादी आई है वो उसका बहुत ज़रा बड़ा श्रेय कांग्रेस को जाता है। इसके अलावा जो आज हमारे पास संविधान है, इस संविधान के जो निर्माता है बाबा साहेब आम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि फंडामेंटल राइट जवाहरलाल नेहरू जी ने 1930s में लिखा था। मुझे लगता है कि कांग्रेस की वजह से आज ये संविधान लागू भी हुआ इस मुल्क में। एक उसने इस देश को एक डेस्टिनी दी और वो डेस्टिनी आज इस मुल्क को उस रास्ते पर ले गया है जिससे आज मुल्क लगातार तरक्की कर रहा है। 1947 से तरक्की कर रहा है और आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। डू यू थिंक जो आज की हमारी कांग्रेस पार्टी है ये उस इडियोलॉजी के साथ अलाइंड है जिसके साथ नेहरू की कांग्रेस पार्टी थी, और डू यू थिंक इट हैज इवॉल्व्ड over the period to a point where Indian people are not able to identify with it anymore? नहीं, तो इंडियन पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई में इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि आज भी इसके सबसे बुरे वक्त में कांग्रेस को 20 करोड़ करीबन 12 करोड़ वोट मिलते हैं। बीजेपी को कुछ 22 या 23 करोड़ मिलते, तो उनके सबसे बुरे वक्त में उनको 12 करोड़ वोट मिलते। तो ये नहीं कि कांग्रेस से लोग इत्तेफाक नहीं रखते या उससे अलाइन नहीं होते। वो बात में मैं समझता हूँ पूरी तरह से सच्चाई नहीं, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता, इत्तेफाक रखता हूँ कि उस वक्त उस दौर का की जो कांग्रेस पार्टी थी, नेहरू जी की दौर की जो कांग्रेस पार्टी थी और आज की दौर की कांग्रेस पार्टी है, उसमें काफी फर्क है। बहुत तब्दीली आई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, एंड इन सम केसेस फॉर द गुड, बट इन मोस्ट केसेस नॉट फॉर द गुड। मैं मानता हूं कि जो वर्तमान कांग्रेस है, मौजूदा कांग्रेस है, वो काफी लेफ्ट है और लेफ्ट आइडियोलॉजी लेफ्ट के लिए लेफ्ट आइडियोलॉजी के लिए हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। नेहरू जी की जो कांग्रेस थी और उसके बाद की जो कांग्रेस थी, एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी। कांग्रेस मस्ट ऑलवेज बी इन द सेंटर, इट शुड बी द सेंट्रिस्ट पार्टी, नॉट बी ऑन द लेफ्ट। वो इस वक्त लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा अलाइंड है और मुझे लगता है वहां पर परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी और चुनाव जीतने में, खास करके जनरल इलेक्शन जीतने में दिक्कत आएगी। Tehseen, I know of you as a person who is able to nurture friendships, relationships with people from all walks of life. And I know you genuinely have the knack for it. It's not that you just say you're my friend and that person is your friend. I know you are somebody who will stand by his friends through thick and thin. I've personally experienced it so many times. Shehzad Poonawala, your brother, it is said that the relationship between the two of you went sour after he joined the BJP. Is there any truth to that? It is true, it did go sour when he joined BJP. But why is that you're not able to appreciate the fact, or he's not able to appreciate the fact that the two of you are different individuals and you can have a political opinion of your own? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप में जनरली ये चीज़ मैंने नहीं देखी है कि अगर किसी का कोई ओपिनियन आपसे डिफरेंट है तो आप उसके साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मतलब हाउ इज दैट बीजेपी ज्वाइन करने से उनके आपके बीच में इख्तिलाफात आ गए? एक्चुअली बीजेपी ज्वाइन करने से नहीं, उसके पहले जब उन्होंने राहुल जी को और कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से अटैक किया और कांग्रेस के खिलाफ वो बोल रहे थे उस वक्त से, नॉट नॉट ज्वाइनिंग बीजेपी। बीजेपी तो हाल में उन्होंने ज्वाइन किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। और मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी जो फ्रेंडशिप्स है वो अक्रॉस पार्टी लाइंस और अक्रॉस आइडियोलॉजी है। मैं सबसे दोस्ती बनाता हूँ। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस, नॉट बर्निंग ब्रिजेस।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहजाद, मैं शहजाद को बहुत प्यार करता हूँ, ऑफ कोर्स ही इज माय यंगर ब्रदर, मैं उसको बहुत, आई लव हिम अ लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण हम लोग बातचीत नहीं करते, हम लोग अलग हो गए. And yes, that's how it is. Perhaps I could have handled the relationship better. Perhaps he could have handled it better. I admit to this, but it did create a permanent divide between us. Or I don't know, permanent. Life is too long to say permanent, but it did create a divide between us, which shouldn't have happened. And I think both of us should have handled it better. शहजाद की बात अगर सुने तो उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां पर जो आउटसाइडर्स हैं, जो नॉन गांधीज जो हो गए, उनके लिए कांग्रेस में ज्यादा स्कोप नहीं है. डू यू नॉट अग्री विद हिम? No, I don't agree with him on that. हाउ, व्हाई? I think the Congress does have scope for everybody. मैंने आपसे जैसे कहा, कांग्रेस एक इज अ बिग टेंट, सबके लिए जगह है वहां पर. और जो लोग नॉन गांधी है उनके लिए बिल्कुल जगह है. जैसे अभी इस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे जी है, वो मोदी जी से भी ज्यादा गरीब घराने से आते हैं. एक दलित है, आज कांग्रेस के अध्यक्ष है. मनमोहन सिंह जी उतने ही गरीब घर से आए, या शायद ज्यादा गरीब घर से आए जहाँ से मोदी जी आते थे, और वो लैंप के नीचे पढ़कर पढ़ाई करते थे. देश के वजीर आजम, प्रधानमंत्री बने, दो टर्म बने, बढ़िया प्रधानमंत्री थे. मैं मानता हूँ कि नेहरू जी के बाद ही वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दिस कंट्री हैड. आई रियली बिलीव दैट फ्रॉम माई हार्ट. आफ्टर नेहरू जी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज मनमोहन सिंह जी. सो आई मीन दे वर ऑल कांग्रेसमैन. वो कहाँ से थे? वो तो गांधी परिवार से तो नहीं थे. बट मनमोहन सिंह जी के लिए ये कहा जाता है कि ही वॉज जस्ट द फेस ऑफ इट. वो प्राइम मिनिस्टर थे बट उनके हाथ में ज्यादा कंट्रोल था नहीं. डू यू नॉट अग्री विद दैट? नो, नॉट एट ऑल. और वो जो फिक्शन लिखी है ना संजय बारू ने, मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, वो फिक्शन लिखी है ना संजय बारू ने, उस उस किताब को, उस किताब का खंडन किसने किया? मनमोहन सिंह जी की बेटी ने. और जो फिक्शन लिखी, उससे ज्यादा फिक्शन उस पिक्चर में बनाई गई थी कि फाइल्स जाती थी सोनिया जी के वहां. सोनम, आप पॉलिटिक्स समझती हो, आप जियो पॉलिटिक्स पर शो करती हो. मैं चैलेंज करता हूं इस चीज, ये रिकॉर्डेड शो है, मैं चैलेंज करता हूं, इसका आप क्लिप लगाना. अगर एक फाइल पीएम कार्यालय से बाहर 10 जनपद गई हो, एक फाइल, मोदी जी आज प्रोसिक्यूट करते सोनिया जी को, बिकॉज ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायोलेशन है. कुछ भी लिख दो, कुछ भी फिल्म बना दो. ये तो इनकी डिसेंसी है मनमोहन सिंह जी की. ही डिडंट फाइल अ डेफोमेशन केस. मैं होता मनमोहन सिंह जी के जगह डेफोमेशन केस फाइल करता. कुछ भी लिख दो, फाइल जाती थी सोनिया जी के ऊपर. कैसे जाएगी? कौन ब्यूरो, चलो आपको सोनिया जी पर एक्शन नहीं लेना है, आपको लगता है पॉलिटिकल सिंपैथी मिलेगी, जो ब्यूरोक्रेट्स लेंगे उस पर कौन सा एक्शन लिया मोदी जी ने? अगर ये बात सच होती तो एक्शन नहीं लेते मोदी जी. बट अगर ये बात झूठ होती तो मनमोहन सिंह जी भी तो डिफेमेशन का एक केस कर सकते थे. डिसेंट आदमी है, नहीं किया. करना चाहिए था डेफोमेशन का केस, खंडन किया इसका, झूठ बताया, केस करना चाहिए था. केस बिल्कुल करना चाहिए था. इस पर डेफोमेशन का केस बनता है. कुछ भी आप पिक्चर में बना दीजिए. तहसीन, राहुल गांधी जी की अगर हम बात सुने या दुनिया भर में जब भी वो जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी एक मेजॉरिटेरियन फैशिज्म आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे माइनॉरिटीज की डिमोनाइजेशन हो रही है, उनका जेनोसाइड हो रहा है. राहुल गांधी जी के हिसाब से हिंदुत्व इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया एंड नॉट रेडिकल इस्लाम. हाउ डू यू सी दिस आर्ग्यूमेंट? डू यू अग्री विद दैट? नो, राहुल जी के अनुसार, और जितना मैं राहुल जी को जानता हूँ और उनको पढ़ा हूँ, वो कहते हैं एक्सट्रीमिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया. ये जो हिंदुत्व वाला है, जो आपने जिसका जिक्र किया, ये विकीलीक्स में आया था. और खुद विकीलीक्स को कोई भी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती. और कुछ विकीलीक्स की बहुत सारी चीजें फिक्शन है, अब हम जानते हैं इस चीज को. आई एम नॉट फॉर अमेरिका प्रोसिक्यूटिंग असांजे, मैं उसके खिलाफ हूँ, बट हम जानते हैं कि विकीलीक्स केबल्स में खुद बहुत सारी चीजें अब गलत पाएगी. तो ये विकीलीक्स के, इसका कभी भी इट्स नेवर बीन प्रूव्ड. However, what Rahul Gandhi has continuously said and maintains in public domain, even today, is कि भारत को डर है एक्सट्रीमिज्म का. All kinds of extremism, right wing, left wing, Hindutva, and Islamic. He's always maintained extremism is the problem. He's not saying one against another. This Hindutva thing is a WikiLeaks quote, which has never been attributed.
No, but he does name the RSS, the BJP, and he keeps talking about Hindu extremism. When he talks about majoritarian extremism, he's certainly talking about the majority of this country. आप कभी भी आप आपकी बात सही है, आप कह रहे हैं वो एक्सट्रीमिज्म को कंडेम करते हैं, बट कभी भी राहुल गांधी जी को आप देखेंगे नहीं कि वो रेडिकल इस्लाम की भी बात करें. He is very vocal about extremism within the Hindu society, which, according to me, is not at a scale that you could compare the Hindu reactionaries to radical Islamists. Don't you see some double standard there कि अगर आप extremism को condemn करना चाहते हैं तो you might as well consider all the sides and not alienate one particular community. I agree with you. And as so far as Rahul Gandhi is concerned, वो जो कहते हैं वो हिंदू सोसाइटी को नहीं, संघ परिवार को कहते हैं. और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि संघ का टेरर, नॉट टेररिज्म, संघ का बुलिंग, संघ का पॉइजन है. संघ पॉइजन फैलाता है इस देश में. आई बिलीव दैट वेरी स्ट्रांगली. और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरके सिंह जो आज बीजेपी में मिनिस्टर है उन्होंने कहा है. तहसीन पुनावाला और राहुल गांधी इज नॉट सेइंग. आरके सिंह सेड इट, बीजेपी टुक हिम. जिस व्यक्ति ने, जो गलत था, दिग्विजय सिंह जी के साथ किताब लॉन्च करी 2611, पाकिस्तान का नहीं आरएसएस का षड्यंत्र था. जिस व्यक्ति ने वो किताब लॉन्च करी, एक थे दिग्विजय सिंह जी, दूसरे थे कौन, कृपा शंकर सिंह जी. वो आज कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में. ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं. भाजपा ना हिंदुओं की है ना मुसलमान की है, वो भारतीयों की नहीं है. वो सबको ठगने का काम करती है. भारतीय जनता पार्टी के महेश शर्मा जी फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके कहते मां सीता का कोई प्रूफ नहीं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है. यही बात कांग्रेस ने हलफनामे में, एफिडेविट में दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम इज अ माइथोलॉजिकल एंटिटी, और हम सब ने कांग्रेस का खंडन किया. सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे दिया था. यही बात बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं मां सीता के बारे में. क्या एक्शन लिया उन पर? जो व्यक्ति, एक और लाइन, जिस व्यक्ति ने ऐसी बातें की भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव के बारे में, जो मैं आज आपके शो में कह नहीं सकता, अगर कहूंगा तो आप पे और मेरे पे केस होगा. और उस बात पर स्वर्गीय अरुण जेटली जी खड़े होकर के, ये व्यक्ति जो अनाप शनाप भक रहा है, अगर ये पार्लियामेंट में नहीं होता, इस पे 153, 295 ये होना चाहिए. वो व्यक्ति नरेश अग्रवाल आज भाजपा का सम्मानित नेता है. ये भाजपा किसी की नहीं है. I don't believe they are pro-Hindus. They are pro-power. Tehseen, what is your stand on Nupur Sharma and the treatment given to her by the BJP? आपको पता है जो नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई, और ठीक है आप उनकी बात से जरूरी नहीं है कि आप अग्री करें. ऑफ कोर्स मोस्ट सेंसिबल पीपल वुड नॉट हेजिटेट टू से कि टीवी पे इस तरह की बातें करना, और मतलब मीडिया का भी एक रोल है ना इसमें कि वो इस तरह के सवाल लोगों से पूछते हैं वेयर यू हैव टू गिव आंसर्स विच आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट इन नेचर. ठीक है, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट शायद वो ये चीज नहीं समझ रहे हैं. बट जो भी हुआ उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, उनसे किसी ने कुछ कहा, उन्होंने पलट के कुछ कहा. I would personally disagree with both of them, and I would say that there's no need to get into that space, where you hurt each other's feelings. बट उसके बाद जो उनके साथ हुआ, भारत में एक कानून है, अगर आप किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सजा मिल सकती है, आपको फाइन हो सकता है. बट जिस तरह से हमने सड़कों पे देखा लोगों के गले काटे गए, और कांग्रेस पार्टी से हमें ये तो सुनने को मिला कि नुपुर शर्मा ने जो कहा गलत है, ये तो नफरत फैला रहे हैं ये लोग, बट हमें इस पे ज्यादा सुनने को नहीं मिला कि किस तरह से नुपुर शर्मा के नाम पे लोगों के गले काटे गए. व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? Very clear on my point of view. No if, no but, Sonam. And you know me, I don't mince my words. What Nupur said can definitely, was definitely not, should not have been said on TV. उन पर जो कानूनी कार्रवाई होगी, law will take its own course. But ये हक किसने किसी को दिया है कि एक लड़की का आप उसको धमकी दो, कह दो हम आपका सर तन से जुदा करेंगे? इस देश में कानून का निजाम होना चाहिए. ये क्या बकवास चल रहा है इस देश में, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, कि कोई भी सड़क पर आकर मॉब बनाकर एक लड़की को धमकी देगा और कहेगा हम आपका सर काट देंगे. गलत किया, आप कोर्ट जाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए, दोबारा कोर्ट जाइए कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, एक्ट विद इन द लॉ.
एंड इलेक्टेड एमएलएस, एक्स एमएलएस कह रहे इसका सर तन से जुदा हो जाएगा. व्हाट रबिश इज दिस? This is terrible, and it is our duty to stand by Nupur. You can disagree with Nupur. No one has a right to cut her head, and I, Tehseen Poonawalla, stand by her. Not because of what she said. I disagree with what she said, but she doesn't deserve her head to be cut. It is wrong. And you ask me my opinion about BJP and the government? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए सरकार को. मैं बीजेपी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके अंदरूनी मामला है. वो उनकी स्पोक्स पर्सन थी, उसने कुछ कहा, उनको एक्शन लेना था, वो उनका अंदरूनी मामला. आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बीजेपी. इस वर्तमान सरकार को कहते हैं ना, हम बहुत पावरफुल सरकार है, और अक्सर भाजपा वाले ट्वीट करते कि माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है. ये क्या शक्तिशाली व्यक्ति आप हो, और कौन सी शक्तिशाली सरकार है आप कि आप अफगानिस्तान आपको लेक्चर देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर? सोनम, अफगानिस्तान प्रेस रिलीज तालिबान निकालता है कि आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच ने आप अपोलोजाइज करते हो अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को. You threw that girl under the bus. She is a goddamn Indian citizen. How dare any country bully an Indian citizen? उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए, हमारे कानून के तहत होनी चाहिए, हमारे लॉज देखेंगे, हमारे कोर्ट्स देखेंगे. You throw an Indian citizen under the bus to Qatar, Afghanistan, Pakistan? That girl's life will permanently be in danger. How dare this is acceptable? इसकी जगह, नुपुर की जगह, मान लो नुपुर एक इजरायली लड़की होती, मान लो नुपुर एक अमेरिकन लड़की होती, क्या वो सरकार उनको, और इंडिया ने कुछ प्रेस रिलीज किया, would American government throw her under the bus? Would Israeli government throw her under the bus? What rubbish is this? What is this country? This country के पहले, इस संविधान के पहले 3 शब्द है we the people, हम भारत के लोग. पहले 4 शब्द we the people, first 3 words. We are above the prime minister, president, chief justice of India, above the opposition leader. We the people are the owners of this country. संविधान के पहले शब्द नहीं, ये नहीं I the prime minister, I the chief justice, I the president. We the people. You're throwing we the people under the bus? What nonsense. We the people must be defended at every cost. We the people make the country. We the people will have problems. सोनम की और तहसीन की लड़ाई होगी, और वो जमकर लड़ेंगे. वो हमारा अंदरूनी मामला है. अफगानिस्तान मुझे बताएगा सोनम क्या बोलेगी. And you're so weak that you throw Sonam or Nupur under the bus. What rubbish. To Afghanistan. I am very upset with the government. Very upset. And this has made all the liberals upset with me that I took a stand. Nobody had the guts, not even right wingers had the guts to stand up for Nupur the way I've stood up. And I've said this publicly multiple times. How dare you throw somebody under the bus? I'm upset about it. I know people are scared. I see people are scared. क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे मैसेज डालने पर कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लोगों के गले काटे गए हैं, एंड द स्टेट हैज जस्ट बीन अ म्यूट स्पेक्टेटर. ऐसे नहीं होता है ना, अगर स्टेट की जिम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करना, बट यहाँ पे हम ऐसा देख नहीं रहे हैं. मैंने एक सजेशन दिया था ऑन टीवी, जस्ट 1 सेकेंड. सर तन से जुदा should be made a terror slogan. Anyone giving this slogan, prosecute them under terror laws. क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे आप? And along with that, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को. Prosecute them. आप mobs को incite करोगे, it is akin to terror. It is, if somebody is a gaddar, let me talk from the other side. Please arrest him, prosecute him. I have no problem. If you incite mobs to take law into their hands, we will have no rule of law. Please make these terror slogans. I am saying this. Make Sar Tan Se Juda terror slogan. Does the government have a guts to do it? They should do it. Why do you think they're not able to do that? मतलब ये ऐसे तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, मतलब दे आर वेरी प्रो हिंदू. Is it right to say that the petty politics has got us, like हमारी जो democracy है वो undermine होने लग गई है because everybody wants to maintain a certain position. मतलब भाजपा वालों को लगा कि अगर नुपुर शर्मा को डिफेंड करेंगे, या फिर we will not defend her point of view but defend the right, her right to have a point of view, तो उनके पीछे लेफ्ट पड़ जाएगी, दूसरी पार्टीज जितनी भी उनके पीछे पड़ जाएंगी, और इंटरनेशनल उनकी शेमिंग होगी, स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज. डू यू थिंक अब हम इतने ज्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं कि अब हम लोगों के बेसिक राइट्स क्या है वो भी नहीं देख पा रहे? कतार ने वाइस प्रेसिडेंट का डिनर कैंसिल किया, वेंकैया नायडू जी का. आप उसमें आप
कतार के सामने आप झुक गए. I agree, Qatar gives us oil, gas. Qatar is a strategic partner. It's a very rich country. It's the second richest country in the world on per capita income. It's a very, very rich country and a strategic old friend of India. It's been an amazing friend of India. Not since Modi ji's time, since Nehru ji's time. Okay, it's a great friend of India. But वो oil free दे रहा है क्या हमें? अगर वो गैस और ऑयल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, तो हम भी गैस खरीद रही ना पैसे देकर. फ्री तो नहीं दे रहा है ना, दोस्ती में फ्री दे रहा है. उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का डिनर कैंसिल कर दिया तो आप उसमें इतना वो हो गया आपको. देखिए, I'll tell you what the issue is. The issue is nobody cares about Indian citizens. This is the brute reality. और आपने कहा ना बीजेपी is pro Hindu. It's not pro Hindu. It is pro power. अगर बीजेपी प्रो हिंदू होती, टेम्पल्स को क्यों अब तक आजाद नहीं करा, फ्री क्यों नहीं किया टेम्पल्स को? करते ना टेम्पल्स फ्री. आज भी आप, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आती हो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट पोजीशन, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ दिस मोमेंट, you all are called migrants, not refugees. And in parliament, the present government said it. I am saying Congress was bad. That's why this country removed Congress and gave not once but 2 times majority to the most powerful man in the world, and his deputy Amit Shah ji is a very powerful man. Why are you all still migrants? Why are you not refugees? Why is Sonam a migrant? Are you a migrant or are you a refugee? What rubbish is this? How many Kashmiri Pandits have been settled? Now, today, as of today, there is ethnic cleansing of Hindus in Kashmir. You know that they are being shot dead. They're not necessarily from Kashmir. They could be from other parts of the country. It's happening today. What did Manoj Sinha's office say? No, not Hindus. Everyone, all Kashmiri. It's happening with everyone. Is this fair? This government, how is it pro-Hindu? They're doing the same thing that, as per you, Congress did. Tehseen, just to clarify, I'm from Jammu. I'm not a Kashmiri Pandit. I know. But I was saying because of that region, when I'm saying Kashmiri Pandits, when I'm saying that region, because I don't see a divide between Jammu and Kashmir. My family still lives in Jammu. So only the Kashmiris had to leave Kashmir. But I don't see a divide between the two. I see Jammu and Kashmir as one entity, the union territory. And yeah, you're from Jammu, but today Kashmiri Pandits are still called migrants. Why? Yeah, you're right. I mean, जब फिल्में आती हैं तो आप उनको प्रमोट करते हैं और आप कहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ है. और अभी पीछे एक डॉक्यूमेंट किसी ने शेयर किया था, द साइन बाय द मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो मास माइग्रेशन या एक्सोडस या सो कॉल्ड एथनिक क्लेंजिंग जो ये अदरवाइज कहते हैं कि हुई है, वहां पे लिख रखा था कि कुछ लोगों ने माइग्रेट किया था, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे, फिर कुछ मुसलमान भी थे और कुछ सिखों ने भी किया था. आई मीन, इट वाज डाउन प्ले टू एन एक्सटेंट दैट इट ऑलमोस्ट लुक लाइक कि कोई लोग होता है ना जैसे इकोनॉमिक माइग्रेशन हुई होगी. मतलब रीजंस है ही नहीं उसमें कि रीजंस क्या थे उसके. सो आई डू अंडरस्टैंड दैट एंड आई डू अग्री कि कभी कभी ऐसा लगता है दैट इट्स जस्ट द परसेप्शन of being pro-Hindu that the BJP cares about the most and not actually doing something for the Hindus. Okay, Tehseen, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें the opposition and the government could come together? जैसे कभी national security के issues भी होते हैं तो हम उसमें देखते हैं हर कोई अपनी जुबान बोल रहा होता है. For example, जब surgical strike हुई तो हमारे खुद के ही देश के नेताओं ने सवाल उठा दिया. I'm not saying that the army is above scrutiny. Of course, in democracies, even the army can be questioned. ठीक है? I'm not at all trying to peddle that notion कि फौज से कभी आप सवाल नहीं पूछ सकते. ठीक है? But कुछ issues बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं. For example, चाइना को लेके बहुत सारी ऐसी information होगी जो required stakeholders हैं उनको तो पता होगी, but it may not be shared with the general public at large. What do you think are the issues where everybody should come together without doing any politics? National security, foreign affairs. You can legitimately criticize, but you have to be one on that. Therefore, when Balakot airstrike happened, मैं एक चीज कहने वाला हूँ, छोड़ दीजिए इसमें कोई मरा या नहीं मरा पाकिस्तान साइड पे, forget that. हमारा क्लेम है 300 पाकिस्तान का साइड है, कोई नहीं मरा. हम पाकिस्तान में घुसकर बॉम्ब गिराए उनके रेडार से छुपकर. It's a proud moment. The psychological damage, great thing. Our MiGs were taking on their F-16s. उन्होंने F-16s निकाले थे. They are not allowed to use F-16s against India. उन्होंने F-16 निकाले, हमारे MiG ने एक F-16 को डाउन किया. Now we know this. Fantastic.
घर में घुसते मारा. But on China, the government has to answer. I'll just explain to you viewers, and because you do geopolitics and a lot of your viewers are on geopolitics, see, every year between March and May, both India and China uh, military military training, and they do military warfare camps in Ladakh. Both of them, they have their camps. However, in March 2020, that is April and May, in India did not do her war games. India did not play her war games because and her military exercises because we had COVID. So Indian Army was doing Operation Namaskar, but the Chinese Army continued with its war games and war training in Ladakh. Now you knew that they were doing it. We were not doing it. We were duty bound to be more alert because there was a build up. So between April and May, both armies are built up and they had their respective war exercises and then both reduced. This is every year. 2020, India didn't do it, China was doing it. About 18 messages from ITB, Indian Tibetan Border Patrol Force, ITBP, went to the Home Ministry. It comes under the Home Ministry. 18 messages saying the build-up is happening. They're moving towards our territory. Of course, it's a war game, so there's a build-up. 19 satellite images went. 19. And when was the first meeting of the Chinese security group? In May, after the intrusion happened. When you knew they were doing war games and we were not doing, shouldn't have we been more alert? हमने बाद में उनके 400 मारे, हमारे तो 20 शहीद हुए ना, हमारे तो 20 शहीद हुए ना, वो गलत है ना. Government has to be answerable. If Nehruji rightly is responsible for 62, how is this government not responsible for 20 of our brave men dying? You can't take responsibility away and then say आपको भरोसा नहीं, हमने उनके 40 मार गिराए, आपको सेना पर भरोसा नहीं. Of course, it is because of the army we threw them out. Nobody is doubting the army. What were you doing? और तहसीन जो 1962 में हुआ था वो हम सबको पता है ना, हमसे हिस्ट्री छुपाई तो नहीं गई है. उसमें बहुत स्क्रूटनी होती है. नेहरू जी की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, उनका बहुत ज्यादा उनकी आलोचना होती है. ऐसा नहीं है कि हमसे छुपाया गया है. जैसे पाकिस्तान में तो लोगों को लगता है कि सारी जंगें उन्होंने भारत से जीती हैं. हमारे यहाँ पे एकेडमिक इंक्वायरी के लिए हमेशा एक स्पेस रही है. देयर वाज ऑलवेज अ रूम टू learn and unlearn. I mean, that is how the social fabric is in India. And intellectual discourse भी अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गिरता जा रहा है, where people are responding to disagreements with violence sometimes, right? अच्छा तहसीन, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट होती है ऑपोजिशन की तरफ से भी, और पाकिस्तान में भी मैंने बहुत लोगों को ऐसे सुना है जो कहते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते तभी से खराब हुए. पहले सब कुछ ठीक था और ये गवर्नमेंट बड़ी हॉकिश है. जब तक ये रहेंगे दिल्ली में तब तक इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधर ही नहीं सकते. डू यू अग्री विद दैट? क्योंकि जब पार्टीशन हुई तब तो इंडिया में मोदी और योगी नहीं थे, नेहरू एंड गांधी थे. I don't think anybody can get more secular than those people. And they tried to avert the partition, you know, to whatever extent it was possible. Even पाकिस्तान में भी लोग ये चीज समझते हैं. इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं कि अगर मोदी नहीं होते तो भारत के साथ रिश्ते बड़े अच्छे होते? क्या जब कांग्रेस की सरकारें थी तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे? नहीं, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग. 62 वॉर को लेकर उस वक्त एक लोन एमपी था भारतीय जनसंघ, बीजेपी और भारतीय जनसंघ, अटल बिहारी वाजपेयी जी. एक दिन कॉरिडोर में जवाहरलाल नेहरू जी को पकड़ते, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहते कॉल अ स्पेशल सेशन ऑन द 62 वॉर. और उस सेशन में जमकर उन्होंने नेहरू जी की आलोचना की और नेहरू जी ने सब जवाब दिए. भारत, इंडिया लॉस्ट द वॉर टू 62, बट नेहरू जी नेवर हिड इट. 67, 68, we defeated China in Nathula and Chola. Indira Gandhi ji was prime minister. We defeated China. उनकी bodies हमने lay down किए थे. So it's not that India is not defeated. The greatest casualty China's had against India has been when Rajiv Gandhi declared Arunachal a state because China was coming in. So he declared Arunachal a state. And General Sundar ji did something called Operation, I'm forgetting the name of the operation, Checkered Board, Operation Checkered Board. And the Indian army and Chinese army were eyeball to eyeball. And China had to withdraw. And in that withdrawal, it had the greatest casualties it's ever had in its history. So India has always taught China a lesson. But coming to what you said, look, I am of the firm belief that Pakistan is an irritant.
आई अग्री विथ व्हाट वाजपेयी जी सेड कि आप आपके दोस्त चेंज कर सकते हैं, आपके पड़ोसी को नहीं बदल सकते, लेकिन मुझे उस पड़ोसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। वो पड़ोसी को जो अपने उसके मुल्क में करना है वो जाकर करे। मैं इस चीज में नहीं मानता हूँ कि मुझे उससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखना है, मुझे उससे कोई बायलैटरल रिलेशनशिप रखनी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से कुछ भारतीय के रिश्तेदार पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रिश्तेदार भारत में, तो वो वीजा प्रोसेस हो, बट आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी फर्दर इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान इज एन इरिटेंट। एट द सेम टाइम it is extremely important to keep talking to Pakistan. And the reason is, it is a nuclear country. वो एक न्यूक्लियर पावर है, परमाणु शक्ति है उसके पास। और वर्तमान सरकार जो मौजूदा हुकूमत है मोदी जी की, वो भी पाकिस्तान से बात करती है। सिर्फ इतना है कि वो ऑन द फेस ऑफ इट कहती है हम बात नहीं करें, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी बैंकॉक में जाकर करती है, लंदन में जाकर करती है, और खुद अजीत डोवल जी जागते हैं, उनके एनएसए से बात करते हैं। तो आप छुपाते क्यों हो भाई? कीजिए बात। बातचीत करना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज, दोनों के मिसाइल्स एक दूसरे के को फेस कर रहे हैं, और कोई एक छोटा सा हादसा कैन ट्रिगर अ ट्रेजेडी। और हुआ, हमारा एक मिसाइल गलती से उनके वहां गिर गया रिसेंटली, एक साल पहले। लकीली देयर वाज नो वेपन्स। वो हॉटलाइन चालू थी, तभी किसी ने from Indian Army headquarters must have picked up the hotline in Pakistan and said, look, there's a missile heading your way, it doesn't have any weapons, it's an error, it's lost in flight। हुआ ना, भारत से ही गया ना मिसाइल। Imagine if you were not talking, the crisis it could lead to. Imagine if Pakistan radars would have picked it up and they would have responded with a nuclear weapon, because they have no first use nuclear weapon की उनकी policy नहीं है। What a tragedy or an error। So you have to talk, but be honest। You're going to Bangkok and talking, you're going to London and talking, you're sending a businessman to talk। ये क्या है? बोलो ना, खोल कर बोलो, हम बात करेंगे, हमें कोई रिलेशनशिप नहीं, वी हैव टू टॉक बिकॉज हमारी मजबूरी है, हमारे नेबर्स है, न्यूक्लियर पावर उनके पास है, हमारे पास है, बोल दो। यू थिंक द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर सो इमेच्योर? No, I mean, it's not that, Tehseen, but like you mentioned, कि Pakistan is a nuclear power. Can they न्यूक्लियर कंट्री, blackmail? Sorry. न्यूक्लियर कंट्री, पावर हमारे से कम है बट है, न्यूक्लियर वेपन्स है। हाँ, nuclear country है, nuclear armed country है. Do you think that's enough for Pakistan to blackmail countries into talking to it? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई, ठीक है, एक सीज फायर हो रखा है, बट आप पढ़ते होंगे न्यूज में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है ना। कभी हमारे यहाँ पे वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, कभी उनको एलओसी पे गोली मार दी जाती है। दैट इज ऑन। वहाँ की आर्मी जितना मर्जी कहे कि देयर इज अ इडियोलॉजिकल शिफ्ट इन पाकिस्तान, ये बड़ा ज्यादा आजकल इस नोशन को बड़ा प्रोपोगेट किया जा रहा है वाया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऑल्सो, कि पाकिस्तान की जो फौज है उसमें ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि भारत के साथ हमें लड़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा और हमें आपस में तजारत करनी चाहिए। एंड डू यू थिंक हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए, या फिर अगर आप नो, कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए तो बातचीत क्या करनी चाहिए? उनके आर्टिस्ट्स को यहाँ आने दें, नहीं, क्या बात करें उनके साथ? नो क्या आर्टिस्ट, नो, कोलैबोरेशन हो सकती है? नो आर्टिस्ट नो ट्रेड। बातचीत इतना क्या, हमारे पास बट न्यूक्लियर आर्टिस्ट को क्यों वेपन नहीं आने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। लोग बोलते हैं कि क्या आर्ट जरूरत है? आर्ट कोई धर्म नहीं होता, आर्ट की बिल्कुल कोई नहीं होती, बात। बिल्कुल नहीं होती है। स्पोर्ट्स की भी नहीं होती, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट हमें नहीं करना भाई। आप आपके मुल्क में जो करना है करें, आपके आर्टिस्ट जो वीडियो बनाएंगे हम यूट्यूब में देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा किसी को बैन करो भाई, आप हमारे वहां मत आओ, हम आपके वहां नहीं आएंगे। हमारा नहीं बनता, इतनी हमारे में बातचीत हो कि हम दोनों के पास परमाणु हथियार है, तो वी नो वेयर द लोकेशंस आर, सो देयर इज नो दिस थिंग। इतनी बातचीत हो कि कोई इंसिडेंट हो जाए एरर से तो हम लोग बात कर सके, इसके अलावा नो रिलेशनशिप। हाँ, बट इंडिविजुअली मान लो सोनम के कोई रिश्तेदार है पाकिस्तान में, या तहसीन के है, या वाइस वर्सा, वो अगर उस इंडिविजुअल लेवल पे फॉलोइंग ऑल वीजा कंडीशंस, वो इंडिविजुअल लेवल पे वो है एट अ लेवल ऑफ द नेशन, at a level which is concrete, at a level which is more defined, there should be nothing। इंडिविजुअल लेवल सोनम के कोई रिश्तेदार है वहां पर, तो सोनम वहां चलेगी, उनका कोई रिश्तेदार है, आई हैव नथिंग, वो ठीक है। देयर शुड बी नो डिप्लोमेसी, नो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, नो हार्ड डिप्लोमेसी, no diplomacy except we talk with regards to nuclear weapons, we talk with regards to Indus Treaty, which is a brilliant treaty which has served very well the two countries। It's one of the best treaties that, और ये भी काफी होता है कि वो इंडिया के हक में है और पाकिस्तान को चेंज, पाकिस्तान के हक में, ऐसा कुछ नहीं है। उसके वो ट्रीटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट इन एनी केस to talk to those limited points, something that is to do with this,
उनके कोई अगर इन्फिल्ट्रेटर्स हुए टू दैट, nothing more with Pakistan. You don't need to talk. You have to have no relationship with Pakistan. हाँ, but the exception is अब वर्ल्ड कप आ रहा है, उनकी टीम आएगी. It's our duty to secure it because that is a World Cup. हॉकी वर्ल्ड कप हो, they have to come. Individual India Pakistan cricket, no. जैसे मेरा It is a इस पे world. ये मानना है कि मैं तो ये बात मानती हूँ कि आर्ट की, स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज या कोई धर्म नहीं होता. बात पाकिस्तानियों के साथ ये है, उनके साथ मसला ये पेश आता है कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं या स्पोर्ट्समैन है, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉलिटिकल. Yeah. और पाकिस्तान में एक और चीज है, जो इनकी ड्रामे बनते हैं, जो इनकी फिल्में बनती है ना, दे गेट अप्रूव्ड बाय द ISPR. अच्छा, Z5 ने पीछे एक सीरीज बनाई थी, धूप की दीवार, इफ आई एम नॉट गेटिंग द नेम रॉन्ग. उसमें सज्जल अली थी और आहद अली मिर्जा वाज द मेल आर्टिस्ट. अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट Z5 है, ये इंडिया वाला जी. हाँ हाँ हाँ, प्रोडक्शन अरे इनकी थी. तो जी न्यूज पर पाकिस्तान के खिलाफ और Z5 पर. मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है. अच्छा सुनो, ये जो सीरीज थी, इसमें ये बताया गया है कि दोनों तरफ की जो फौज होती है, उनकी फैमिलीज के साथ कितना बुरा होता है जब कोई बॉर्डर पे शहीद हो जाता है. और इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उमेरा अहमद राइटर हैं, तो स्क्रिप्ट पाकिस्तान की थी, प्रोडक्शन हमारी थी, डायरेक्टर भी पाकिस्तान के ही थे. ठीक है. अब ये जो स्क्रिप्ट है, ये पहले ISPR के पास गई, वहां से अप्रूव हुई. कि ये मतलब ही नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज बनाओ जिसमें इंडिया को कोई मेंशन हो और आप वो ISPR से अप्रूव ना कराओ. फिर जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स ये बोलते हैं ना कि हमें आर्टिस्ट्स की तरह ट्रीट करो, तो मेरे तो समझ के बाहर है कि जब आप इतने पॉलिटिकल हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी की अगर हम बात कर लें, अगर वो पूरा दिन बैठ के पाकिस्तान को गालियां दें या कश्मीर कश्मीर आलाप करें, पाकिस्तानी क्या उनको एंटरटेन करेंगे? तो मेरे हिसाब से अगर आप ये रूल अप्लाई करते हैं ना कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, इट हैज नो रिलीजन, फिर आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए. जितने पाकिस्तानी आर्टिस्ट रो रहे होते हैं कि हमें भारत में आने नहीं दे रहे, सबसे ज्यादा बकवास यही लोग करते हैं. दे मेक वेरी degrading statements about Hinduism. They make very degrading statements about the Indian Army. आपको भारत पसंद नहीं है ना, एज अ कंट्री आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट अगर आप पर्सनल लेवल पे जाके किसी के धर्म को गालियां देंगे, अब इंडिया में भी लोग अपनी फौज को लेके बड़े जज्बाती हैं, ठीक है ना. आप दोनों चीजें नहीं कर सकते एक साथ. ओके तहसीन, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि भारत को ज्यादा थ्रेट चाइना और पाकिस्तान से है, या फिर जो हमारे अंदर पीपल आर गेटिंग पिटेड अगेंस्ट वन अनदर. हम बार बार देख रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्रंटेशंस हो रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं. आपके हिसाब से हमारे लिए बड़ा चैलेंज आने वाले सालों में क्या होगा? द communal angle which is suddenly getting very prominent in India, or China and Pakistan united as a threat? They're both separate threats. China and Pakistan are definitely a threat. और बार बार हमारे आर्मी के जितने भी चीफ है और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कहते कि India is always trying to prepare for a two-front war. Of course, they are big threats, and both are nuclear countries. So it is a very, very big threat. And China has an expansionist policy. It is now present in Pak-occupied Kashmir. Pakistan is under debt of China. And India's regional aspirations are going to clash with China's global aspirations. So it is a threat. But a larger threat is the growing intolerance in India. और intolerance से मेरा मतलब नहीं हिंदू intolerance, Muslim intolerance. I'm talking about intolerance. आप देखिए अभी जो हाल में क्लैश हुए हरियाणा में, एक मिनट हम सारा छोड़ देते, वो हिंदू थे मुसलमान थे. मेरा सवाल है कि हरियाणा जहाँ पे ये क्लैश हुए, हमारे प्रधानमंत्री के घर से 50 किलोमीटर दूर है. उनके पास गन्स कहाँ से आए? गन्स आए तो उनके पास बुलेट्स कहां से आए? गन्स आए और बुलेट्स आए तो फायरिंग उनको किसने सिखाया? मैंने अगर आपको सोनम एक AK-47 एरिया स्नाइपर रहेगा, आप फायर कर पाओगे? ये कहां से प्रोफेशनली फायरिंग हो रहा? ये कौन सिखा रहा? और ये माननीय प्रधानमंत्री जी या सोनिया जी या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट से 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास गन्स है. और भाजपा और सरकार के लोग टीवी पर मुझसे पूछते आप इनको कंडेम करोगे, उनको कंडेम करोगे. अरे कंडेम छोड़ो, आप उनको जेल में डालो ना भाई. आप सरकार में हो ना. चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे? चलो चीफ मिनिस्टर को छोड़ो, DGP क्या कर रहे, IB क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस क्या कर रहा. आप मणिपुर देखिए, एक मिनट मैटी और कुकी को निकाल देते. अब ये भी मानते कि एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम था. AK-47, AK-56 रॉकेट लॉन्चेस ये कहां से आए? चीफ मिनिस्टर कहते हैं चीन से आए हुए म्यांमार. आप क्या कर रहे हो? कैसे ये वेपन्स आ रहे?
अच्छा, जिन लोगों ने वहां पर वेपन्स लूटा मणिपुर में, आई एम नॉट लाइंग सोनम, उन्होंने अपना आधार कार्ड छोड़ा, आधार कार्ड दिए, बोले हम वेपन्स ले जा रहे हैं। आप सोचिए, पुलिस ने सरेंडर कर दिया। और आज जो पुलिस इन मॉब्स को सरेंडर कर रही थी, इस वक्त छोड़ दीजिए मैं इतनी कुकी, जो पुलिस मॉब्स को सरेंडर कर रही थी, आज पुलिस आर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। आज अभी इस वक्त की बात है, जो आसाम राइफल्स ने काम किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है पुलिस। ये पुलिस का काम है, आर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। सोचो ये कांग्रेस राज्य में होता तो व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। व्हाई इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर नॉट सैक्ड? उन्होंने जिस तरह के ट्वीट्स किया, वो ट्वीट्स डिलीट करने पड़े। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? आपकी पुलिस फोर्स ने सरेंडर कर दी टू मॉब्स, और अब आर्मी के सामने शेर बन रही है। Where was the Manipur Rifles? Manipur Rifles, for your viewers, is a police force, not the army unit. When the Assam Rifles, which is army, came into Manipur to help them, अगर 3 तारीख को मणिपुर राइफल्स आसाम राइफल्स को हेल्प करती, आसाम राइफल्स इज आर्मी, मणिपुर राइफल्स इज पुलिस, अगर मणिपुर की पुलिस आसाम राइफल्स को हेल्प करती, 4 तारीख को लड़कियों के साथ वो नहीं होता, उन महिलाओं के साथ। क्या कर रहे हो आप? ये क्या बकवास चल रहा है? ये 1 मिनट हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम निकाल दो, है तो भारतीय। ये वेपन्स कहां से आ रहे, बुलेट्स कहां से आ रही, ट्रेनिंग कहां से हो रही? AK-47 अगर आपको मिला, आप फायर कर पाओगे सोनम? वहां उस हरियाणा की वीडियो पे, आई एम कमिंग बैक टू हरियाणा, मैं टाइम्स नाउ पर था, एक आदमी शॉल पहनकर, अब उसको छोड़ दो ग्रीन शॉल है सैफरन शॉल है, पुलिस के साथ चल रहा, स्नाइपर गन के साथ, स्नाइपर गन। और जो बीजेपी के प्रतिनिधि है मुझे कह रहे, सरकार के प्रतिनिधि है मुझे कह रहे, शायद उसको लाइसेंस मिला होगा। अरे 9mm बरेटा का लाइसेंस आपको नहीं मिलता, वो हरियाणा में स्नाइपर गन के साथ पुलिस के साथ चल रहा है, पुलिस उसको पकड़ने, बेचारे पुलिस के पास लाठी है। अच्छा, बाकी जो थे वो कह रहे पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स किधर, आपके हेलमेट्स किधर, ग्लासेस किधर? आपकी पुलिस फोर्स भी ऐसे चल रही है वेपन्स के साथ। ये कौन सा ट्रेनिंग है, क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या ये सवाल पूछना नहीं चाहिए आपको चीफ मिनिस्टर से? क्या दोनों चीफ मिनिस्टर सैक नहीं होनी चाहिए इस चीज के लिए? बिल्कुल पूछना चाहिए तहसीन। इनफैक्ट जो उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है हरियाणा में, पूरी की पूरी बस्तियां उसमें उन्होंने उड़ा दी। मतलब ये बस्तियां जो हैं ये सालों से बसी हुई थी, कम से कम 4 साल से ये लोग वहां रह रहे थे, जिनको अभी कहा जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। दे वर अमंगस्ट द इस्लामिस्ट मॉब्स दैट अटैक्ड द यात्रा। तो ओवरनाइट इनको ये पता चल गया कि ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, बट 4 साल जब ये रह रहे थे तब इनको पता नहीं चला। फिर जो CID है वो कह रही है कि हमारे पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से पूरी अटैक की तैयारी की जा रही है, वी पास्ड इट ऑन टू द पुलिस, और पुलिस का कहना है कि हमें कोई ऐसे इनपुट्स हमें मिले ही नहीं। तो यू सी देयर इज अ कंप्लीट lack of transparency and accountability which is extremely dangerous। और हम इतने डिवाइड हो चुके हैं तहसीन कि अब आप कभी सवाल भी करते हो ना किसी से भी, तो दूसरी साइड आपके पीछे पड़ जाती है एंड दिल टेल यू कि अरे तेरे को उस साइड से पैसे मिले होंगे, कितने पैसे आ गए, 2 रुपए आ गए तुम्हारे। और मतलब बहुत ही बेकार हो गया ना डिस्कोर्स। यहाँ पे कितने ग्लेरिंग लूप होल्स आपको नजर आते हैं। पूरा जो प्रोसेस आप देखिए, जो अटैक्स हुए उसके बाद जो पुलिस एक्शन हुआ, इतने ज्यादा उसके बीच में आपको गैप्स नजर आते हैं कि अगर सारी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, 200 बाईसाइकिल्स पुलिस का कहना है कि हमने रिकवर किए, जिनकी जो नेम प्लेट्स हैं वो पूरी हटा दी गई थी, पेंट कर दी गई थी ताकि डिटेक्ट ना हो सके ये लोग। इतने लार्ज स्केल पे तैयारी हो रही थी और आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, ऐसे तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि आपको सबसे पहले जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी है, ह्यूमन सिक्योरिटी सीन जो विद इन द कंट्री है, उसको सही करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वी हैव एक्सटर्नल थ्रेट्स, बट it's extremely important that we also take this very very seriously, because हमारे लोगों के पास हथियार नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। अगर कोई सेल्फ डिफेंस में कुछ कर भी देगा तो उसको पता नहीं उसकी पूरी जिंदगी चली जाएगी अपने आप को मतलब प्रूव करने में कोर्ट में कि मेरे साथ क्या हुआ। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। हमारा बहुत बड़ा मुल्क है कि हम हर किसी को गन पकड़ा देना, फिर तो लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। इट विल बी लाइक अनकंट्रोलेबल। वी लुक अप टू द स्टेट टू डिफेंड अस, राइट, कि हमारे साथ कुछ गलत होगा तो स्टेट हमें प्रोटेक्ट करेगी। बट ऐसा नजर नहीं आ रहा, और बहुत ही दुखद है जो भी हुआ है हाल ही में। एंड तहसीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। फिर से बात होगी। You've been very, very gracious and very generous with your time. And let's talk again very, very soon. Take care. I'm looking forward. Thanks, Sonam. Thank you.